हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ यूपीएससी मेंस हिस्ट्री के एग्जामिनेशन 2023 पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शंस में जाइएगा तो लिंक वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। यस गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो सेशन है वो डिपेंड कर रहा है आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो उस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जी हाँ, आपको याद होगा कि ये संख्या 1 और 5, मतलब क्वेश्चन 1 और 5 जो है वो तो करने ही करने इम्पोर्टेंट है ना। वो करने ही थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आज मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करूंगी। सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ पैटर्न, हाउ यू राइट योर आंसर एंड हाउ विल यू मेंटेन एवरीथिंग, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो सके। ये रहा मैप। अगर आपको पहली क्लास आपने देखी है तब तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 to 20 तक, ठीक है, 1 to 20 तक, ये देखिए 20 ये रहा। आपको 20 पूरे मेंशन करने थे, जो जो आपको फिल करने थे, आपको ऑप्शंस दिए गए थे और उनके बारे में 30 वर्ड्स भी लिखने थे। ठीक है, 30 वर्ड्स भी लिखने थे। तो ये वर्ड्स कैसे लिखने थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं करूंगी आपके साथ आज डिस्कस ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। यस, साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी साथ में नोट्स बनाने के लिए, फिर इजीली कर पाएंगे। चलिए, यस, एक सेकेंड। ओके, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नवपाषाण युग में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ये युग एक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। परीक्षण कीजिए। The Neolithic age represent a revolution due to significant changes that took place during this period. Guys, ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, लेकिन मैं आंसर इंग्लिश में लिख रही हूँ और साथ साथ में आप लोगों को हिंदी में डिस्कस करके बता रही हूँ। फिर भी अगर आप में से किसी भी दोस्त को किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, चलिए। द न्यूलिथिक एज रिप्रेजेंट अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन आता है, क्रांति आती है, नवपाषाण क्रांति। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है आज। बहुत आसान टॉपिक था, लेकिन जो टेंशन होती है वो ये हो जाती है मेंस लिखते समय कि हमें सटीक आंसर देना है। जी हाँ, हमें इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी है, सटीक आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कुछ वर्ड्स में इंट्रोडक्शन होगी, फिर पॉइंट वाइज इसका डिस्कशन होगा। क्या कहा जाता है इसको? न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, न्यू लिथिक ना। ठीक है, ये जो गॉर्डन चाइल्ड थे, एक गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? मैन मेक्स हिमसेल्फ। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि न्यूलिथिक पीरियड ने एक क्रांति ला दी थी, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था, एक ग्रेट चेंज आ गया था। अब मनुष्य हंटर गैदरर जो लाइफस्टाइल जो वो पैलोलिथिक पीरियड से जीता आ रहा था, अब वो चेंज हो जाएगा और बदल के किस लाइफ में आ जाएगा? सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ में आएगा। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिससे कि पूरे जीवन में, पूरे मनुष्य जगत में एक क्रांति आ जाएगी और बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन का शुरुआत। क्रांति कहाँ कहाँ आने वाली है ये देखिए। खेती करना सीख जाएगा मनुष्य और अब सेटल लाइफ में रहना शुरू कर देगा। और जो प्रिमिटिव उसके पहले जो वो टूल्स और टेकल्स यूज कर रहा था, अब उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आपका ये कहना होगा कि मैम ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, तो फिर नया क्या होगा? नया होगा आपको लिखने का पैटर्न, वो चेंज करना होगा। ठीक है, तो पैटर्न में हम पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे, की पॉइंट्स बना लेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट ही यही होगा कि हंटिंग गैदरिंग जो है, पहले वो हंटर गैदरर था काफी लंबे समय से,
लेकिन अब ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन होके अब वो क्या बन गया, नाउ ही मूव्स टू फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गया। पहले हम लिख सकते हैं कि वो क्या था, पहले वो फूड गैदरर था। ठीक है, अब वो फूड प्रोड्यूसर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे डोमेस्टिकेशन आपको मिलेगा एनिमल का, और साथ साथ में क्या क्या मिलता है आपको एग्रीकल्चर में, मिलते हैं व्हीट, बार्ले और एनिमल्स लाइक गॉट, शीप, ये सारे, इन सब के हमें वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, जो मतलब रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि इतने तरह के क्रॉप्स वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के थ्रू पैदा हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसको हम शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो अभ्रमणशील भी कहा जाता है। यानी ये जो घुमक्कड़ वाली लाइफ थी ये अब रुक चुकी थी। ठीक है, अब वो घूमने वाली लाइफ, जो वो खाने के उसमें वो ढूंढता रहता था, वो सब अब बंद हो चुका था, और अब वो सेटल हो गया था एक वन प्लेस पर, एक जगह पर आकर अब वो सेटल हो गया था। ठीक है, सेटल इन अ वन प्लेस, लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज एंड लेटर कॉम्प्लेक्स अर्बन सिविलाइजेशन। यही शुरुआत थी कि पहले वो अपने लिए इस तरह से हट्स बना के रहने लगा। ठीक है, और इसी से शुरुआत हुई, आगे चलकर जो शहर आए, बड़े बड़े जो गांव आए, वो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैटल ह्यूक। वहां पर कुछ हम ये कह सकते हैं, जो मॉडर्न विलेज है वो वहां पर साइन मिलता है, जो कि इस समय टर्की में है, और वो अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या आई थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप देखेंगे कुछ जो लिथिक टूल्स थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्टोन टूल्स यूज करना बंद कर दिया था, स्टोन टूल्स वो अभी भी यूज कर रहे थे, बट अब वो पॉलिश्ड हो चुके थे, और भी ज्यादा क्लियर, और भी ज्यादा शार्प और पॉइंटेड, और इस तरह से पूरे यूजफुल, मतलब उनको सोच करके बनाया जा रहा था, एक्यूरेट उसी पर्पस के लिए बनाए गए थे। और बहुत सारे चेंजेस थे जो इस समय आ रहे थे, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा था। उस टेक्नोलॉजी में अब उन्हें मेटलर्जी भी आ रही थी, कहीं कहीं जगह पर आपको मेटल का यूज भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मेटल का यूज भी दिखाई दे जाएगा। टूल्स जो हैं वो पॉलिश्ड टूल थे, पॉलिश्ड और पोट्री और विविंग, इन सब के हम लोगों को एविडेंसेस प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। और यूज ऑफ पॉटरी अलाउड फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड वाटर। जब पॉटरी का यूज होता है तो पॉटरी आपके बहुत तरीके से काम आती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। पॉइंट की पॉइंट्स चल रहे हैं, तो हम एक एक करके अभी डिस्कस कर रहे हैं। समाज में क्या चेंजेस आया, आर्थिक स्तर पर क्या चेंजेस आया। द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर लेड टू सरप्लस फूड। अब क्या हो रहा था, पहले वो सिर्फ अपने भर के लिए अनाज उगाते थे, अब सरप्लस प्रोडक्शन जब होने लगा तो उसको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, तब वो बाहर निकलेंगे, एक मार्केट की खोज करेंगे, इस तरह से व्यापार का दायरा बढ़ेगा, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी, और स्टैब्लिश्ड हो जाएगा व्यापार का पूरा पैटर्न कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है। यही तो शुरुआत होती है ना धीरे धीरे। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए ग्रेनरीज कुछ मिलती हैं हमें जेरियो में, जो इंडिकेट करती है कि सरप्लस फूड स्टोरेज हो रहा था। ठीक है, ग्रैनरीज। अब ग्रैनरीज सुनते ही इंडस की तरफ पहुंच जाते हैं, न्यूलिथिक में भी आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट होता है। कल्चरल डेवलपमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम देख रहे हैं कि उस समय जो न्यूलिथिक स्टेज थी, इससे पहले तो वो लोग हंटर गैदरर थे, किसी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, जैसे कुछ ग्रेवेयर मिले, पॉटरी, मृद भांड मिले, मिट्टी से बने हुए ग्रेवेयर मिले, रेड वेयर मिले, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले, जिसमें डिजाइनिंग की हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब पेंटिंग में शौकीन थे, और वो आर्ट एंड कल्चर में भी शौकीन थे। इस तरह के कुछ क्ले के ऊपर डिजाइन्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि दे वर आर्टिस्टिक एट दैट मोमेंट। सो वी हैव सीन केव पेंटिंग्स बहुत सारे प्लेसेस पे, जैसे लासक्स में फ्रांस में मिलती हैं, जो कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रूव करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के लास्ट में दे देते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो हम 10th की परीक्षाओं में भी लिखा करते थे कि निष्कर्ष बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई प्रश्न लिख रहे हो उसके नीचे कुछ निष्कर्ष जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो यूपीएससी पेपर में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसी में हम यहाँ पे दे देंगे कि ये ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन पीरियड। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर मेंशन कीजिएगा। हंटर ग्रेदर लाइफस्टाइल जो था अब क्या हो चुका था, सेटल्ड एग्रीकल्चर में तब्दील हो चुका था। ठीक है, ये चेंजेस वेरियस एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन सोसाइटी
We have mentioned these all points in our conclusion part. Got it? Is that clear everyone? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पार्ट 2 का ए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको बी और सी का भी रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 20-20 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस, कितने इंपॉर्टेंस हो सकती है। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने में संगम साहित्य। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि ये प्रश्न जब जो क्वेश्चन पेपर है, जब हम ये जो मतलब सीरीज है इसको फिनिश कर देंगे, देन विल मूव ऑन विद द ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट डिस्कस करने के लिए। जैसे संगम साहित्य, ये टॉपिक ऐसा है कि इसके लिए एक सेपरेट क्लास बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। संगम साहित्य आपका कैसे हेल्प करता है उस समय के सोशल लाइफ को, कल्चरल लाइफ को समझने के लिए। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट एज अ विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट साउथ इंडिया। ठीक है, संगम साहित्य में पढ़ने से पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन में मेंशन करना होगा इसका पीरियड। आंसर जब लिखेंगे उसकी डेट जरूर मेंशन कीजिए, किससे कितने पीरियड तक था। तो हम लोग ये जानते हैं कि 300 BCE से स्टार्ट हुआ था ये पीरियड, और 300 CE कॉमन ईरा तक का पीरियड है ये। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इस पीरियड को तो हमें पता चलता है कि सदर्न ईरा की हिस्ट्री हमें मिलेगी। सदर्न ईरा का पूरा हिस्ट्री जो है, शुरुआत होगा संगम लिटरेचर में, हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, इससे पहले का पीरियड कौन सा था? इससे पहले का पीरियड था मेगालिथिक पीरियड। हमने मेगालिथिक का डिस्कशन अपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, जहां पर बीच में बॉडी जो होती है दफनाई जाती है और आसपास में आपको बहुत सारे पत्थर दिखेंगे। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर से बड़े बड़े स्टोन्स लगाए गए हैं। तो वो इंडिकेशन करने के लिए कि शायद यहाँ पर जो उनका प्रिय जीवी है उसको दफनाया गया है, इस तरह से वो लोग करते होंगे। तो मेगालिथिक पीरियड से जो बाद में साउथ इंडिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें जहां से मिलती है वो है संगम लिटरेचर। ठीक है, इसलिए ये संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदरन ईरा आपका शुरुआत हो जाती है इसकी संगम एज से। तो संगम एज जो है इससे ये पहले मेगालिथिक पीरियड तक, मतलब इसमें खत्म हो जाता है। अगर आप मैप में ध्यान देंगे तो कृष्णा रिवर आप देखेंगे। ठीक है, कृष्णा रिवर से लेकर तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर में आप देखेंगे बीच में बहुत सारे डिनेस्टीज आती हैं इस पीरियड में। और जो भी ट्रांजिशन होगा, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, वो सारे आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको इन बुक्स में से मिल जाएगी जो संगम लिटरेचर में लिखी गई है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि संगम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, संगम मतलब होता है मिलना, दो चीजों का मिलना। तो यहाँ पर बहुत सारे कवियों का मिलन हुआ था लिटरेचर से, साहित्य से। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, किताबें, बहुत सारे एपिक्स लिखे गए। और वो उस समय के साउथ के जो राजा उस समय राज कर रहे थे और जो वहाँ की सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो तमिल जो पोएट्री है उसमें तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारी वैल्यू है। ये सिर्फ कविताएं ही नहीं है, बल्कि उस समय के जितने भी आप देखेंगे इम्पोर्टेंट, जो आपको एविडेंस चाहिए कि उस समय का ईरा कैसे था, वो आपको संगम लिटरेचर से आसानी से मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। संगम लिटरेचर बाय सौरभ सर क्लासेस। चलिए नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि संगम लिटरेचर जो लिखा गया है वो किस राजा के, किस डिनेस्टी के पैट्रोनेज में लिखा गया है। तो वो आप सबको मालूम होगा कि पांड्यास के पैट्रोनेज में लिखा गया है। ठीक है, पांड्यास के पैट्रोनेज में लिखा गया है। पांड्यास की आपको कैपिटल भी मालूम है और उसका इम्पोर्टेंट पोर्ट भी मालूम है। ठीक है, कोरकई उसका इम्पोर्टेंट पोर्ट है और उसका एम्बलम है पर्ल, फिश, और वो पर्ल का बिजनेस करते थे। ठीक है, फिश इनका एम्बलम रहा है, इनकी जो फ्लैग है उसमें एम्बलम रहा है। अच्छा, अगर अब बात करें सोशल स्ट्रक्चर और क्लासेस के बारे में, कितने वर्ग थे, कितने स्टेजेस थे एक समाज के अंदर, तो इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो मिलेगी पुरननुरु से। ये पुरननुरु जो है ये क्या है? पुरननुरु एक ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कविताओं के ग्रुप है। ठीक है, इसमें लगभग 100 से ज्यादा, मतलब 100 नहीं,
सो तो एइनारुरु में है। पुनरुरु में 400 के करीब बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, 400 पोएम्स हैं इसमें, ठीक है, 400 पोएम है, जिसमें जो उस समय के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे रूलर्स के बारे में पूरा डिस्कस किया गया, पूरा बताया गया है कि कौन सा राजा ने क्या पॉलिसीज अपनाई और उसका जो प्रजा थी खुश थी या कैसे थी, ये सारी चीजें भी आपको पोयम के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल तमिल में लिखी गई है ये, और पांड्यास पांड्यास और चेरास के बारे में भी आपको इन पोयम से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम पूरा पुत्तू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पूरा पत्तू। पत्तू का मतलब छोटी छोटी कहानियां होती है ना, पूरा पत्तू के नाम से भी जानते हैं, पोयम्स हैं ये, और 400 से ज्यादा पोयम है। और मजे की बात यह है कि इसके जो 3 अलग-अलग संगम हुए हैं ना, इन तीनों संगमों में से जो पहला संगम है, उसकी आपको रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई भी लिटरेरी वर्क्स उसका बचा ही नहीं है। लेकिन माना जाता है कि उस समय गॉड्स और जो एंशिएंट सेजेस थे, जो इम्पोर्टेंट सेजेस थे, साधु थे, बहुत महान जो साधु थे, वो उस फर्स्ट जो संगम था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और सेकंड जो था, उसके लिटरेरी वर्क में इंपॉर्टेंट कुछ बुक है, ठीक है, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर बात करते हैं कि उस समय की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है एनकर नूरू से। एनकर नूरू जो है ये 100 शॉर्ट साइज पोयम है, 100 शॉर्ट साइज पोएम्स है, ठीक है, स्टेंजा है एक्चुअली, 4-4 लाइन के ऐसे ऐसे पैराग्राफ है, जो आपको पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि अच्छा ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें बिजनेस का पता चल रहा है। इसमें आपको पोर्ट्स के नाम, जैसे कुरकई पोर्ट का नाम बार बार इन पोएम्स में मिलेगा आपको। फिर रोमन ट्रेड का आपको इंडिकेशन मिलेगा इन्हीं पोएम के थ्रू, कि रोमन का जो रोम से आते थे जो ट्रेडर्स, उनके भी यहाँ पर बिजनेस होते थे, ये हमें इन कविताओं से मिलते हैं। तो पता चलता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इन पोयम से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है संगम लिटरेचर के, हमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है, वहाँ के क्या क्या घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में मिलती हैं, और ये सारे हमें मिलेंगी पतीना पपलई से। पतीना पपलई या पल्लई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी हो जाता है। तो ग्रैंड चोला फेस्टिवल होता था एक, ठीक है, कहाँ पर होता था, पुहर में होता था, पुहर या पुहार, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पुम पुहर, पुम पोहर के नाम से भी जाना जाता है। वहां एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता था जो चोला रूलर्स के अंडर होता था, जिसके आपको जिसके बारे में पतिन पलई से पता चल जाता है। तो पतिन पलई जो है उसमें बहुत सारा मेंशन किया गया है कि कैसी कैसी कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ठीक है। अब बात आती है रोल ऑफ वुमन की। रोल ऑफ वुमेन जी, संगम लिटरेचर में लगभग 400 से ऊपर आपको राइटर्स मिलते हैं, ठीक है, कविताएं लिखने वाले, और बहुत सारे आपको मतलब बहुत सारे टेक्स्ट मिलेंगे, जिसका हम अपने वीडियो, जो पर्टिकुलर वीडियो संगम के बारे में आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो आपको इम्पोर्टेंट है वो सब डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लेडी है, ठीक है, इनका आप डिस्कशन आप देखेंगे आपकी पोएम्स में मिलेगा। तुरंत कोई जैसे एग्जाम्पल है, जिसमें कि वुमेन के लिखे, मतलब जो राइटर्स थी, वुमन राइटर्स, उनके द्वारा भी लिखी गई हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। इसके अलावा कुछ और भी आप नाम सुनते हैं। आप ये लेडी का नाम पहले आप नोट कर सकते हैं, इनका नाम है कुरंत कोई, ठीक है, कुरंत कोई। हाँ, इनका इनका नाम था अवैयर, अवैयर, ठीक है। और इनके अलावा और भी लेडीज थी, जैसे पौनमुद्दीयर, पौनमुद्दीयर और वेली वित्यार, ये सारे नाम हैं इनके। फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं जब नेक्स्ट संगम क्लास आपकी लूंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वेली वित्यार, जिसे हम वेली विदियर भी कहते हैं, ठीक है, वेली विदियर के नाम से भी जानते हैं। ये सारे कौन है, ये सारे संगम राइटर्स है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, वेली विदियर, ओके।
तो लेडीज जो थे वो भी बहुत जबरदस्त राइटर रही हैं संगम एज में, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एथिकल एंड मोरल वैल्यूज के बारे में। तो एक बुक थी, आपने कई बार सुने होंगे इसके बारे में, तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुरल जो है वो तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया है। तिरुवल्लुर एक बहुत ही बड़े मतलब सेज थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने इस तरह की बुक लिखी है तिरुकुरल, जिसमें बहुत कुछ मेंशन है, ठीक है। ये यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1330 कपलेट्स हैं। कपलेट्स क्या होते हैं? आपने दोहे सुने हैं कबीरदास जी के, है ना, रहीम जी के, तो उसी को कपलेट्स कहा जाता है। लगभग 30 कपलेट्स हैं, जिसके अंदर तीन अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप है अरम या आराम जिसे कह सकते हैं, एक ग्रुप है पोरुल, और एक ग्रुप है इम्बम, ठीक है, इम्बम। इम्बम का मतलब है लव, लव से रिलेटेड कपलेट्स यहाँ मिलेंगे। पोरुल वेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। और अरम जो है, अरम है आपका विर्च्यू से रिलेटेड। विर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, यानी अच्छे जो सदाचार होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं, उसके बारे में। तो वो किससे हमें मिलती हैं? तिरुकुरल से मिलती हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर के एथिकल वैल्यूज जो हमें यहाँ से मिलते हैं। मतलब ये आपको संगम एज में कितनी पोएम्स है, कितनी किताबें हैं, इट्टागुई है, पुरनरु है, पट्टू पट्टू है, तो ये सारा डिस्कस मैं आपको आपके सेपरेट वीडियो एक संगम लिटरेचर में बना के जरूर बताऊंगी। आज के क्वेश्चन के लिए इतना आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो संगम लिटरेचर सर्व्स अ वैल्यूएबल विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया। पता चलता है ना हमें, जब हम ये पोएम्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय साउथ इंडिया में सोशल लाइफ कैसी थी उनकी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, वो कौन सा मतलब पोर्ट था जिससे ट्रेड वगैरह उनका ज्यादा होता था। ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? संगम लिटरेचर ही देता है। सो दिस विविड डिस्क्रिप्शन, ये इतनी सारी जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, उसकी वजह से ये आंसर बहुत आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहुंच गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों, प्रसार और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यदि आप ये कहते हैं कि मैम why you are just showing the question option A only, why not B or C, so I will definitely do for this। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये भी होंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट योर आंसर। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको आंसर किस तरह से लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी उनके आंसर्स में उतने स्कोरिंग नहीं हो पाती है, बिकॉज वो जब आंसर लिखते हैं तो देखो, जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, मुझे संगम लिटरेचर के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, बट अगर वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। जब आप सुनने में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो फिर चेक करता है, वो भी मतलब थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा कि जो मैंने पूछा है बस मुझे उसका आंसर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन, मुझे सब पता है ना। एग्जामिनर नोज एवरीथिंग, सो व्हाई ही वुड वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन? बिकॉज ही हैज द इन्फॉर्मेशन, ही इज जस्ट आस्किंग यू समथिंग। उसने एक चीज पूछी है, आपको बस वही आंसर करना है, उस आंसर पे फोकस रहना है। तो चलिए भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं क्या पूछा गया है। एनालाइज द टेनेंट्स, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों, प्रसार और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग इस वाले क्वेश्चंस को स्कूल लाइफ से करते आ रहे हैं, कई बार किया होगा। देखते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है सही तरीके से, अगर हम मेंस का पेपर दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस बारे में आंसर देना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर, बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट है ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे भक्ति सेंट हैं जिन्होंने एक भक्ति को एक नया प्रारूप दिया, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जो था आपका कौन से पीरियड से स्टार्ट था, किस पीरियड की ड्यूरेशन में माना गया? 7 to 12 सेंचुरी के बीच में माना गया है, ठीक है। जो एम्फोसाइज करता है, जो इस बात के लिए आपको दबाव देगा कि पर्सनल और इमोशनल डिवोशन आपको अपने डेटी के लिए चूज करना पड़ता है। मतलब जो आडंबर हो रहे थे उस समय, उस पीरियड में ना बैलेंस कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्मों का प्रादुर्भाव हो गया था, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचारधारा भी आ चुकी थी। तो एक जो बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में, एक जो पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही थी, भंग हो रही थी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये करना सही है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये करना सही है, इस भगवान को मानो तो आपको सब कुछ मिलेगा, इसको मानो तो, है ना। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ
जिसने भक्ति की सही परिभाषा लोगों के सामने रखी। ठीक है, तो हम भी वही डिस्कस करने चाहते हैं। द मोमेंट हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। क्या क्या प्रभाव रहा, चलिए देखते हैं। टेनेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट्स के क्या क्या आपके प्राय हैं। डिवोशन टू अ पर्सनल डेटी, आप जिसके बारे में भी पूजा करना चाहते हैं, जिसके भी पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी अपनी डिवोशन होनी चाहिए ना, मन से। मैं माला रख के राम 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 राम, अरे किचन बंद करो, माला राम 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 राम, गेट पे कौन आया रहा तो वो भक्ति नहीं है, है ना, ये भक्ति नहीं है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे जो बहुत उस समय समाज सुधारक कह लीजिए, उन सब ने एक नया एक पाथ इंसान को दिया कि भक्ति वो है जो आप मन से करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी और आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन से किसी को ध्याएंगे, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप मन से उसकी आराधना कर रहे हैं तो बस दैट्स इट, इट इज कंप्लीटली ओके विद योर डीटी। उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो रिजेक्शन ऑफ रिचुअल एंड हेरारकीज, यस, जो पुराने टाइम से जो आडंबर चले आ रहे थे, रीति रिवाज के नाम पर बहुत सारी चीजें अनैतिक तौर पर हो रही थी। जी हाँ, कुछ चीजें तो आपके ग्रंथों में मेंशन होती हैं, कुछ चीजें मनुस्मृति में भी बताई गई, बट उसको और अलग शब्द में बना बना के बहुत सारे रिवाज जो हैं वो सामने ला दिए गए, जो उचित नहीं थे, अनैतिक थे। तो उन सब का रिजेक्शन करने के लिए बताया गया भक्ति सेंस ने। और भक्ति सेंस ने कहा कि ये जो एलोबरेटेड रिचुअल्स हैं, जो जाति पे बेस्ड है, इनको हमें क्या करना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। इसको उन्होंने क्या कहा कि इनको आप बंद कर दीजिए, और एडवोकेट किया डायरेक्ट कॉम्युनियन, कम्युनियन विद द डिवाइन, यानी आप अपने ईश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन जब बहुत दुखी है, आप सिर्फ आंखें बंद करके भी अपने ईश्वर को याद करें, तो कोई ना कोई आपको सहायता मिल जाती है ना। फिर हम कहते हैं ना, अरे भगवान खुद नहीं आ सकते थे लेकिन मदद भेज दी। चलिए, यूनिवर्सलिज्म एंड इंक्लूसिविटी, देखिए, इट ट्रांसेंडेड कास्ट एंड क्रीड। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उस समय हो गई थी, उस समय थी जातिवाद। ठीक है, जातिवाद, कास्ट एंड क्रीड, बहुत ज्यादा वर्ण जाति भेदभाव हो गए थे। ये स्टार्टिंग की उपज नहीं थी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जब से समाज बना ये तब से उपज थी, ऐसा नहीं था। हमने तो पढ़ा है ना, इतिहास को प्री हिस्टोरिक पीरियड से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे थे, बाहर से भी बहुत लोगों ने आना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी लोग बहुत सारे जो हैं अंधकार में भटक रहे हैं, वी कैन से दैट। सो दे हैव सेपरेट सेपरेट अप्रोचेस, और जब बहुत सारी अप्रोचेस होने लगती हैं तो आपस में क्लैशेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ के वेलकम किया किसी ऐसे मुद्दे को लेकर, जब लोग चलते हैं कि हम सिर्फ एक भगवान को, एक चीज को मानते हैं, तो बहुत सारे लोग जो ये भटके हुए थे, वो उस रास्ते को उन्होंने एक्सेप्ट किया खुशी से, और वो यूनिवर्सलिज्म या फिर एक तरफ बढ़ना, एक मार्ग की तरफ बढ़ने वाली बात थी। ठीक है, सो these patterns are welcoming by people from all walks of life to participate in the devotional practice। क्योंकि इस जो पथ पे चल रहे थे, ये भक्ति पथ जो नया आ गया था, इसमें कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया। स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, अब हम देखेंगे कि स्प्रेड कैसे हुआ। अभी तक हमने विचारधारा देख ली कि वो किस तरह से सोच रहे थे, उनकी भावना क्या थी। इसके जो स्प्रेड हुआ वो कैसे, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसका कारण था ज्योग्राफिकल डेसिमिनेशन, यानी जो फैलाव था इसका, वो कैसे हुआ। भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था कि भारत के किसी एक ही गांव में एक भक्ति सेंट आए तो बस उन्होंने उसी एरिया में अपने भक्ति के जो भजन थे वो सब गाए और लोगों को सुनाए, ऐसा नहीं था। जगह जगह पर लोग जो हैं गए, और ये भक्ति गुरु जो हैं बहुत जगह इन्होंने लोगों को जाकर संदेश दिए। नॉर्थ में भी हुआ, और आपको साउथ में भी ये भक्ति मूवमेंट नजर आता है, अलवर्स और नयनार्स के रूप में। एक तरफ शिवा भक्त और एक तरफ विष्णु भक्त। तमिलनाडु में भी आपको ये ट्रांजिशन पीरियड जरूर नजर आया, जो भक्ति मूवमेंट के प्रभाव में था। रीजनल वेरिएशन क्या था, रीजनल वेरिएशन आपको क्या मिलेगा कि डिफरेंट सेंट एंड फिलोसोफर प्रोपगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन देयर पर्सपेक्टिव रीजन्स। आप जब इन सब गुरुओं की सेपरेट कहानी सुनेंगे, सेपरेट इनके लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे, तो देखेंगे कि ये पहले किसी छोटी जाति से आए थे और ये कुछ और काम करते थे, और फिर ये
मतलब सच इनको पता चला, सच गूढ़ ज्ञान हुआ कि आखिर भगवान की भक्ति है क्या, जो कि प्रकांड पंडितों को ज्ञान नहीं हो पाया, वो इन्हें ज्ञान हासिल हुआ कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति तो किसी जाति में बंधी नहीं है, भक्ति किसी मतलब भेदभाव में नहीं बंधी है। और इस चीज को जैसे ही इनको ये ज्ञान हासिल हुआ, इन्होंने वो ज्ञान सभी तक पहुंचाया। तो रीजनल वेरिएशन थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, जैसे लल्ला देव कश्मीर में, आपके रामानंद स्वामी थे, फिर आपके दादू दयाल जी थे, ठीक है, सूरदास जी थे, आपके रविदास जी थे। आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये अलग अलग पंथों से, अलग अलग धर्मों से आए थे, बट इन सब का मोटिव था कि ईश्वर एक ही तरीके से मिल सकता है, वो है भक्ति भाव से, और किसी आडंबर से नहीं। ठीक है, चलिए इम्पैक्ट पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं क्या हुआ। तो सोशल इक्वालिटी एंड रिफॉर्मेशन हुआ। सोशल इक्वालिटी, जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जो कास्ट सिस्टम था ना, जो इस समाज की बहुत ये कह सकते हैं बुरी बीमारी थी, उससे लड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे थे भक्ति सेंट। ठीक है, क्योंकि अब लोगों को, जो लोग सताए जा रहे थे या जो लोग बहुत परेशान थे, उन लोगों ने भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन किया और एक सही परिकल्पना की तरफ उनके पांव पड़े कि हाँ, ये इस तरह से भक्ति की जा सकती है, हमें इसके लिए कोई अलग से इतने सारे आडंबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दे एडवोकेटेड फॉर सोशल इक्वालिटी। यहाँ पर सोशल इक्वालिटी की बात सबसे पहले की गई कि सभी इंसान ईश्वर की नजर में इक्वल है, समान है। ठीक है, और मार्जिनलाइज सोसाइटी जो थी, जो बहुत, जिन्हें अलग थलग कर दिया गया था, उनको भक्ति मूवमेंट के थ्रू एक किया गया, सबको जोड़ा गया साथ में। ठीक है, तो इस तरह से सोशल इक्वालिटी आई। फिर कल्चरल रेनेसांस हुआ। तो पुनर्जागरण जब भी होता है तो वो भले के लिए ही होता है। तो ये इंस्पायर्ड किया गया डिवोशनल लिटरेचर के लिए, नई नई पोइट्री लिखी गई, ठीक है, नया नया म्यूजिक आया, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर यानी कि बहुत अलग अलग भाषाओं में भक्ति हुई। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आप पंजाब साइड में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे कविताएं जो है वो वारिस शाह जी की मिलती हैं। ठीक है, अगर आप कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने भी 6ठी शताब्दी तक उनकी इतनी कविताएं आ चुकी हैं। फिर आप रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे, कबीर दास जी के दोहे पढ़ते हैं। तो इन सबके आप देखेंगे तो ये कल्चरल रेनेसांस की तरफ जाएंगे, मतलब पुनर्उद्धार, पुनर्जागरण की तरफ आपको प्रेरित करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है, रीजनल कल्चर जो है वो सब एक साथ होने लगा, क्योंकि जब रास्ते मिलने लगते हैं तो फिर सबकी मंजिलें भी मिल जाती हैं। तो भक्ति कंट्रीब्यूटेड टू दी कल्चरल यूनिटी। जी हाँ, अब जो है कल्चरल यूनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिक्वायर्ड था इंडिया के लिए, उसका बेस कौन बना? ये भक्ति मूवमेंट ही बने। ठीक है, तो इंटीग्रेटिव डाइवर्स रीजनल ट्रेडिशन अंडर कॉमन स्पिरिचुअल अम्ब्रेला। यस, स्पिरिचुअल अम्ब्रेला। अब एक, जब मन से आप किसी चीज को कुछ समझा रहे हैं, मन से सब लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर एक शांति बनने लगी, और ये डेवलपमेंट की तरफ थी। ठीक है, कैटलिस्ट फॉर लेटर मूवमेंट्स। जी हाँ, उसके बाद के जो मूवमेंट्स हुए, जो इस पीरियड में जितने चेंजेस हो रहे हैं, सोशल एक कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे, धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट का प्रभाव समाज पर नजर आएगा। और आगे आने वाले जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, उसके बाद जो बड़े बड़े चेंजेस हुए, उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं ये मूवमेंट्स। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट्स लेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। बिल्कुल सही बात कहा गया है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दिया जाता है, और बहुत सारे उसके बाद जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मेंट्स होंगे, जैसे आपको पता ही है कि बाद में राजा राम मोहन राय जी आते हैं, तो वो सती प्रथा बैन होती है, विधवा पुनर्विवाह के एक्ट पास किए जाते हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे कानून पास किए जाते हैं जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी थे। तो इन सारों का जो मतलब चेंजेस आया, ये कैसे आया? जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लोग जो हैं अपने विचारधाराओं में आगे बढ़े, तब कहीं जाकर बाद में भी इफेक्ट पड़ता है। तो इंक्लूडिंग सिखिज्म, द सनमत ट्रेडिशन एंड सिख गुरु, तो इन सब ने बहुत बहुत सारी, आप कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्ट होता है इन सब बातों से समाज में। द भक्ति मूवमेंट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फोर्स, यस, दैट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर द इंडियन सोसाइटी, दैट ट्रांसफॉर्म द रिलीजियस। यस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही बहुत बड़ा रोल निभाएगी आगे इंडिया के लिए। ठीक है,
क्योंकि इंडिया इस पीरियड तक आते आते बहुत सारे राजाओं के अंडर आ गया है, बहुत सारे वर्गों में परिवर्तित हो रहा है, लोगों में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, और भक्ति मूवमेंट ने आकर वो क्लैशेस को काफी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, इट्स टेनेंट्स ऑफ डिवोशन, रिजेक्शन ऑफ हायरार्कीज, जो पीछे से बहुत समय से चला आ रहा था कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, उसका रिजेक्शन किया गया, और इंक्लूसिविटी के ऊपर जोर दिया गया, यानी एक सब मिलकर एक हो जाओ, इस पर जोर दिया गया। तो ये था आपका कल्चरल रेनेसांस, एंड दिस इज द एंड ऑफ द योर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन ना? चलिए, नेक्स्ट आता है खंड बी, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 20 और क्वेश्चन नंबर 5 के ये 5 क्वेश्चन, ये सारे आपको करने होते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थक तत्वों की विवेचना करनी है। ठीक है, बस यहां तक पढ़ के आंसर लिखने नहीं बैठ जाइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है समर्थक क्या था, किस किसने समर्थन किया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी हम इंडियन फ्यूडलिज्म या सामंतवाद की बात करते हैं, सामंतवाद की बात करते हैं, तो क्या होता है, लोगों के मन में सबसे पहले यही आता है कि सामंतवाद भारत के लिए अच्छा नहीं था, भारत को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारा दास्ता, इसमें दास्ता की कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी बुक राइटर्स हैं जिसमें आर एस शर्मा, इरफान हबीब और आपके डीडी गोस्वामी। ठीक है, डीडी गोस्वामी, इनकी बुक्स के नाम भी मैं लिख रही हूँ जो हमेशा कई बार पूछे जाते हैं। जैसे R S शर्मा की बुक है इंडियाज एशियन पास्ट। ठीक है, इंडियाज एशियन पास्ट। ओके, इरफान हबीब की तो बहुत सारी किताबें हैं, इनमें से एक है मिडिवियल इकोनॉमी ऑफ मिडिवियल इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। ठीक है, और डीडी कोसाम्बी की भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो इन्होंने अपनी बुक्स में सामंतवाद के विपक्ष में नहीं लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। R S शर्मा का कहना है कि लैंड ग्रांट्स और फ्यूडलिज्म, लैंड ग्रांट क्या होता है, जब किसी को धरती प्रदान की जाती है, तो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स का हमें एग्जाम्पल गुप्ता पीरियड्स पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर होता है राजा, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके आई एम सॉरी, बीच में। ठीक है, यस, सबसे ऊपर होता है राजा, उसके बाद उसके अधिकारी यानी नोबल्स हैं, उसके बाद आपको नाइट्स वेसल्स, यानी कि कुछ ऐसे सामंत मिलेंगे, कुछ ऐसे हेल्पिंग जो थे, जो इस पूरे एक चेन में, एक राज्य की पूरी जो चेन बनी होती है उसमें बहुत हेल्पिंग की के रूप में काम कर रहे थे। और फोर्थ नंबर पे है पीजेंट। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं समझाऊं, थोड़ी देर के लिए, मान लो ये वाला सर्कल निकल जाए, ये वाला जो स्टेप है ये हटा देते हैं, तो राजा जो है, नोबल्स तो कोर्ट में है। ठीक है, नोबल्स तो कोर्ट में है, तो वहां पर अपना राजा की निगरानी के लिए भी चाहिए, कोर्ट चलाने के लिए भी चाहिए। अब जो किसान है, अगर ये टैक्स वगैरह जो है, टैक्स इकट्ठा करके क्या रोज जाएंगे राजा को देने के लिए? पॉसिबल है? राजा दिल्ली में रहता है और किसान रह रहा है आपका वेस्ट बंगाल में, तो ये हर महीने या हर साल जो भी इसकी खेती खत्म होगी तो बेच करके ही जाएगा राजा के पास। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ था, इसीलिए राजा ने पहले नोबल्स अपने अधिकारियों को चुना, और उसके बाद जो जो एरिया उसके अंडर में थे वहां पर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, जो आदमी वहां पे जो रोल प्ले कर रहा है, यानी कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को चूज करके वहां पर उसको कहता था कि अब आपका क्या काम है, आप अपने गांव से या आपके अंडर में जो एरिया है इनसे टैक्स कलेक्ट करोगे और राजा तक पहुंचाओगे। ठीक है, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? भाई आपके लिए कोई सर्विस कर रहा है तो आप सैलरी तो देंगे ना, तो इसके बदले में आपको लैंड मिलेगी। आ रही बातें समझ में? तो यहां से शुरुआत हुई थी लैंड ग्रांट की। ठीक है, यहां से शुरुआत हो गई थी लैंड ग्रांट की। अब जो भी अधिकारी होते हैं उनमें से कुछ अधिकारी तो फिर भी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी क्या करते हैं, करप्शन करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है।
बट हमसे क्या पूछा गया है कि हमें ये पॉइंट यहाँ पर देने हैं कि कैसे मतलब प्रोपोनेंट्स इंडियन मतलब उसके समर्थन में बताना है। तो आर एस शर्मा जी कह रहे हैं, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है कि एक्सटेंसिव लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर इंडिकेटिव ऑफ अ फ्यूडल स्ट्रक्चर। गुप्ता पीरियड में इतने सारे लैंड ग्रांट्स दिए गए कि उनका कहना है इसीलिए जो है फ्यूडल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, इसीलिए पनपा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। ही पॉइंटेड टू द इमरजेंस ऑफ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, उनके हिसाब से कि जब ये जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई तो उसके बाद क्लासेस बनी, एक पूरा समाज जो है वो क्लासेस में विभक्त हुआ। ठीक है, और अलग अलग जो है लेवल बन गए, ऐसा उनका कहना है कि सोशल और इकोनॉमिक जो है स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। उसके बाद उनका कहना है डीडी कोसाम्बी, अब 2 पॉइंट उन्होंने दिए, 2 पॉइंट डीडी कोसाम्बी के सुनते हैं। रोल ऑफ लैंड ओनरशिप, कोसाम्बी एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड ओनरशिप एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय लैंडलॉर्ड इन पोस्ट गुप्ता इंडिया। अब वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड ने पोस्ट गुप्ता पीरियड में किया, और उनकी लैंड ओनरशिप, इन दोनों के बारे में वो रोल पूरा बता रहे हैं कि क्या क्या इम्पेक्ट हुआ होगा। ठीक है, कास्ट सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म, इन पे क्या प्रभाव पड़ा। ही सॉ पैरेलल बिटवीन द कास्ट सिस्टम एंड फ्यूडल रिलेशंस। ठीक है, पोस्टिंग दैट बोथ वर सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनको ये लग रहा है कि फ्यूडलिज्म कास्ट सिस्टम की वजह से शुरू हुआ, और कास्ट सिस्टम फ्यूडलिज्म के दोनों एक दूसरे के ये कह सकते हैं प्रादुर्भाव में स्टार्ट हुए थे। उनका कहना यह है कि दोनों इंटरलिंक्ड है। डीडी कोसाम्बी साहब का। इरफान हबीब कहते हैं इंपीरियल चोला एंड फ्यूडलिज्म। अब वो साउथ इंडियन हिस्ट्री ज्यादातर वहां की लिखी है, तो उन्होंने बताया कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जो चोला डिनेस्टी है उसके फीचर्स थे फ्यूडल स्टेट विद लैंडेड नोबेलिटी, ठीक है, जिसे वेलालार भी कहा जाता है। उनको बदले में लैंड ग्रांट्स मिलने लगे थे फॉर मिलिट्री सर्विस। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं कि लैंड ग्रांट्स उनको मिल रहे थे क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस कर रहे थे, इट्स लाइक अ सैलरी। ठीक है, और डिबेट जो होती है फ्यूडलिज्म में, ही इंगेज्ड इन डिबेट्स विद अदर हिस्टोरियंस डिफेंडिंग द नोशन ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। वो डिफेंड करते हुए आपको मिलते हैं कि अगर ये ना होते, सामंत ना होते, तो फिर नीचे के तबकों को कौन संभालता, उनको कैसे कौन मैनेज करता। इन्होंने पूरा लैंड ग्रांट्स इनको मिले तो बदले में इन्होंने सर्विस दी राजा को, सिक्योरिटी दी, उन जो उनसे नीचे वाले लेवल थे उनको सिक्योरिटी दी। ये इरफान हबीब का कहना है। तो चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ में तो छोटे छोटे आंसर ही लिखने, उतने 20 मार्क्स का नहीं है ना, एक आंसर 10 मार्क्स का है, ध्यान रखना है इस चीज को। द प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म हैव पुट फोर्थ कंपेलिंग arguments based on the various historical periods and regions, while the existence of a full-fledged feudal system in India is still a subject of debate। जी अभी तक ये डिबेट का मतलब मामला है। कुछ का कहना कि बहुत बड़ा एक्सप्लोइटेशन हुआ सामंतवाद की वजह से, और कुछ राइटर्स का कहना है कि सामंतवाद जो थे उनका स्तर ही ऐसा था, उनका कार्य ही यही था कि उन्होंने नीचे लेवल का मेंटेन करना है, वहां से टैक्स लेके राजा को देना है, बदले में अपना भी उन्होंने सेवा प्रदान करनी है, तो उनको दोहरे काम करने पड़ रहे थे। इस चीज को लेकर एक लंबी डिबेट चलती रहती है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन है अल्बरीनो के बारे में। अगेन अल्बे अल्बरेनो के बारे में, नहीं, गड़बड़ हो रहा है। अल बुरेन आई एम सो सॉरी, ये नाम ऐसा है। ठीक है, ओके, तो ये अल्बेरेनो है। ठीक है, बरीनी जो भी है, इनका नाम पता नहीं क्यों गड़बड़ होता है। अल्बरेनी, अल्बरूनी, अल्बरूनी, यस 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 यस, आई गॉट इट, अल्बरूनी, थैंक यू। लगता है किसी ने याद दिला दिया, अल्बरूनी। तो अल्बरूनी जो है ये अरब स्कॉलर है। ठीक है, ये महाशय भारत में आते हैं 11वीं सेंचुरी में, और यहाँ की सोसाइटी के बारे में एक लंबी चौड़ी पुस्तक लिख देते हैं, और उस पुस्तक का नाम रख देते हैं किताब उल हिंद, यानी हिंद के सारी स्टोरी लिख देते हैं। बट किताब उल हिंद में ये बहुत कुछ मेंशन करते हैं। क्या वो सारी चीजें सही मेंशन करते हैं? क्या उस सारे इंडियन सोसाइटी के बारे में इनकी जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है या नहीं है? बस इसी के बारे में यहाँ पर हमें मेंशन करना है। चलिए, पूछा गया है कि डिफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला डिफेक्ट है रिलीजियस बायस।
ये जब आए तो उस समय क्या था कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आपके जितने भी सुल्तान हैं वो सब कौन है, मुस्लिम रूलर्स है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये खुद भी एक डिवोट मुस्लिम है, तो इनकी जो व्यू है इंडियन सोसाइटी को लेके, तो हो सकता है ये इस्लामिक लेंस से वो सब देखेंगे। ठीक है। सो दिस लेड टू सर्टेन लेवल ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। जी हाँ, कुछ कुछ ऐसा मतलब लिखा हुआ पता चलता है कि जिसमें पता चल रहा है कि ये धर्म के रूप से कुछ बायसनेस कर रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन बैरियर। ये तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये आए हैं पर्शिया से, वहाँ टर्की चलती है, अरेबियन चलती है, और इंडिया में उस समय सिर्फ पर्शियन चल रही है। और जो किताबें लिखी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के ग्रंथ लिखे हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और वो हिंदवी भाषा में भी मिले हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके फिर इन्होंने उस बारे में जानकारी ली है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ट्रांसलेशन किया होगा, तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस इनको आए हों, है ना, इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में। और कुछ एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाए, एक भी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाएगा तो सारा मीनिंग ही बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेशन बैरियर तो था। देन वी डिस्कस लिमिटेड ज्योग्राफिक एक्सपोजर। ये जब आए हैं तो क्या आप पूरे भारत में घूम रहे होंगे? नहीं। हिज ऑब्जर्वेशन वर लार्जली कन्फाइंड टू रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये नॉर्थ एरिया में ही रहे, उसी तक उनका पर्सपेक्टिव भी रहा। तो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू उन्होंने इंटायर सब कॉन्टिनेंट का कैसे दे दिया, सिर्फ नॉर्थ में बैठकर? मतलब सिर्फ दिल्ली दिल्ली घूमे, आगरा आगरा घूमे, और इन्होंने पूरा दे दिया वहां का, कहाँ का बता दिया है, पूरे भारत का इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि हाँ, भारत में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ लगता है ना कि इन्फ्लुएंस्ड है भाई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देन ही राइट प्री कंसीव्ड नोशन। प्री कंसीव्ड नोशंस क्या होती हैं कि जो पहले से ही एग्जिस्ट है कोई किसी चीज की विचारधारा, हम सिर्फ उसी को लेकर चलते हैं और अपनी किताब लिख देते हैं, उसको जज कर देते हैं, चेक नहीं करते कि वो सही बात लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग नोशंस यूज किया है। सुपरियॉरिटी ऑफ इस्लामिक कल्चर मे हैव इन्फ्लुएंसेस असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा जो मतलब ये कहा जा सकता है उसका बायसनेस शायद रिलीजन को लेकर ही रहा होगा, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट उस समय अ, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स का था, और जो पर्शियन जो सेना होगी या फिर सोल्जर्स जो भी अ, अलग से लोग काम करते हैं सुल्तान के साथ, तो वो एक लिमिटेड नंबर्स होंगे ना। बट जो इंडियंस रह रहे होंगे, जो लोग वहां पे रह रहे होंगे, वो तो मोस्टली तो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले होंगे। बट उनका ज्यादातर पर्सपेक्टिव क्या था, इस्लाम के ऊपर ज्यादातर पर्सपेक्टिव होगा, जो कि बट ऑब्वियस था बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम पर्सन। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है बायसनेस उनका नजर आता है, कुछ डिफेक्ट्स उनकी लिखी हुई किताबों में मिलता है। तो कंक्लूजन क्या होगा कि अल्बरूनी वर्क इज इनवैल्यूएबल फॉर इट्स डिटेल्ड, बिल्कुल उन्होंने डिटेल में बहुत कुछ मेंशन किया है। तो यदि हम उस समय की हिस्ट्री के बारे में जानकारी लें तो ये किताब बहुत मदद करती है। बट येट we can say it is important to recognize the limitations and potential biasness in his assessment. Modern historians often contextualize his writing with other resources to form a मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट इंडिया। मतलब अगर आपको उस समय का एंशियंट इंडिया, मिडिवियल इंडिया समझना है, तो आपको क्या करना होगा, और भी बुक्स लेकर दोनों का कंपेयर करेंगे, तो जो पॉइंट उसमें भी लिखा है और दूसरे टेक्स्ट में भी लिखा है, तो ऑटोमेटिकली इट मैच्ड। बट अदरवाइज इफ समथिंग कुछ मिसकॉन्स्पिरेंसीज है, तब तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यस ही डिड सम काइंड ऑफ बायसनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सी क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सूफिक लिटरेचर, सूफिक लिटरेचर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सूफी लिटरेचर आप बात कर रहे हैं, और भक्ति मूवमेंट अभी हम पढ़ के हटे हैं। अगर हम ये कहें कि दोनों जो है एकदम साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए या उसी समय एक सेम मूवमेंट पे स्टार्ट हुए, तो ये बिल्कुल कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ट्वेल्थ और 13 सेंचुरी के आसपास सूफीज्म भी भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। ठीक है। तो कंटेम्पररी कहा जा सकता है कि हाँ, ये भक्ति मूवमेंट का कंटेम्पररी था। ठीक है, कंटेम्पररी ऑफ भक्ति मूवमेंट। सूफीज्म है क्या? सूफी तरीका है कि गीत गाकर, कवाली कर कर, या फिर
म्यूजिकली हम अपने खुदा को पा सकते हैं, ठीक है। तो सूफी लिटरेचर जो है वो प्राइमरली राइटिंग से सूफी सेंट की और मिस्टिक्स की जो एक अलग ही स्टाइल देते हैं, स्पिरिचुअल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ मिडिवल इंडिया। इट सर्व एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है। सूफी जो है वो ना तो किसी सुल्तान के अंडर में रहते थे, और बल्कि सुल्तान उनके पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए या उनको सर्व करने के लिए। बट सूफी जो थे, सूफी गुरु जो थे, सूफी संत जो थे, वो किसी पर्टिकुलर राजा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पसंद करते थे। वो सिर्फ अल्लाह की मतलब इबादत करने में ही विश्वास करते थे। तो चलिए फटाफट से की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्पिरिचुअल एंड सोशल कमेंट्री, सूफी लिटरेचर कंटेन्स रिफ्लेक्शन ऑन द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, उनके विश्वास क्या थे, क्या प्रैक्टिसेस है, ठीक है। इस तरह का उन्होंने जब अपनी किताबों में मेंशन किया है तो पता चलता है कि उस समय का रिलीजियस क्लाइमेट कैसा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इंसाइट। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हुई मिलती हैं अर्ली सूफी लिटरेचर, जिसमें सूफियों के द्वारा लिखी हुई छोटी से छोटी दो दो तीन तीन लाइनों की भी आपको कविताएं मिलेंगी और बड़े बड़े वर्सेस में मिलते हैं, ठीक है। सूफी पोएट्री ओफन एम्प्लॉयज लोकल लैंग्वेज। ये सबसे बड़ी बात होती थी कि वो लोकल लैंग्वेज में ही अपनी बातें लिखा करते थे, ठीक है। और वहाँ के डायलेक्ट्स जो भाषा थी वो एक्सेप्ट करके अपने जो भी मन की विचारधारा थी वो उन्हीं भाषाओं में दिया करते थे। इसीलिए वो लोकल जो लोग थे उनके बहुत जल्दी मतलब अटैचमेंट उनसे हो गई थी, ओके। Accounts of Sufi orders and movements. Sufi writings documents the establishment and activities of various Sufi order, are shedding light on their influence on local community. Obvious सी बात है, अगर आपकी भाषा सरल है और अगर आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं और उसे अपनी बात समझा पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। रोल क्या था सोशल रिफॉर्म्स में? तो जिस तरह से भक्ति सेंस जो थे उन्होंने उस समय भारत के अंदर बहुत सारे जो अ, अनैतिक कर्म कांड होते थे और बिना किसी रीजन के जो आडंबर हुआ करते थे उसको एकदम अवॉइड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बातों को समझाया था। इसी तरह सूफी ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। उन्होंने भी एडवोकेट किया कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि आपको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को समझना होगा, ठीक है। आप किसी को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, एंड देयर राइटिंग रिफ्लेक्ट दीज आइडल्स, ठीक है। सुकून की जिंदगी के लिए वो ज्यादातर फोकस किया करते थे। दे फोर्स यू टू लिव योर लाइफ विद पीसफुल आइडियाज, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी मतलब मॉरल वैल्यूज के लिए उन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया है। Historical events and personalities. Sufi literature sometimes contains references to contemporary historical events. उन्होंने उस समय कई ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे जो अकबर था वो अपने बेटे को पाने के लिए, बेटे के लिए उसके औलाद नहीं थी तो बेटे को औलाद के लिए वो एक दरगाह पे जाता है, ठीक है। तो उस दरगाह पे जाता है, सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके पैदल जाता है, चादर चढ़ाता है, तो वहां का कहते हैं आशीर्वाद उसको मिलता है तो उसका बेटा होता है, ठीक है। इसीलिए वो अपने बेटे का नाम भी सलीम मतलब रखता है। तो इस तरह के इवेंट्स हमको कैसे पता चलते हैं? सूफी लिटरेचर में इस तरह के इवेंट्स हमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। फिलहाल वो सारी मेंशन करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हाँ ये हमें पता चल रहा है कि यस वी डू हैव नॉलेज अबाउट दोज इवेंट्स, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? विद सूफी लिटरेचर, सो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार की नीतियों में नूर जहां की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नूर जहां इन द मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, ओके। प्लीज गाइस एकदम ये याद रखिए कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा समय से चल रहे हैं कि रोल ऑफ वुमन आपको संगम लिटरेचर के लिए भी पूछा जा सकता है, आपको मराठास के लिए नहीं, आपको मुगल्स के लिए पूछा जा सकता है, आपको दिल्ली सल्तनत के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें इन सब के बारे में अच्छा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, नूरजहां के बारे में, रजिया सुल्ताना जी के बारे में, इन सब के बारे में, ठीक है। चलिए नूरजहां के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो नूरजहां कौन है? सलीम जो जहांगीर है उनकी वाइफ है। जहांगीर कौन है? फोर्थ रूलर है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है फोर्थ रूलर है, फोर्थ मुगल रूलर है, ये उनकी पत्नी है। और 20th नंबर की पत्नी है, 20वें नंबर की पत्नी है, ठीक है।
इनका नाम क्या था? इनका नाम था मेहरुनिसा। जब इनकी शादी होती है तो जहांगीर इनको कहते हैं कि तुम तो हमारा पूरा हमारी रोशनी हो, हमारे जीवन में तुमने पूरी रोशनी कर दी है, हमारे घर में रोशनी कर दी है, तो प्यार से इनका नाम रख देते हैं नूर जहां। पूरे जहान का नूर हो तुम, ठीक है। चलिए, जहांगीर एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ये इन्फ्लुएंशियल वुमन है, जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है नूर जहां का, ठीक है। ये बड़े दुख की बात है कि बहुत कम लिटरेरी सोर्सेज हैं जो नूरजहां के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं, बट जो भी है उससे पता चलता है कि इनका जो करेक्टर था उस टाइम पर वो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। इनका एस्ट्यूटनेस और पॉलिटिकल एक्यूमन, ये सब मतलब जो राजनीतिक इनकी चतुरता थी और समझदारी थी कि किस तरह से राजनीति जो है वो चलाई जा सकती है, वो काबिले तारीफ है, ठीक है। तो इन्होंने ये कह सकते हैं कि जहांगीर जो उस समय राजा थे वो सिर्फ नाम के ही राजा थे, पीछे से पूरा जो कंट्रोल था वो नूरजहां का था। एंड वी कैन से दैट शी वाज अ सक्सेसफुल लेडी एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था, क्योंकि जहांगीर जी तो अपना बिजी रहते थे, कभी ओपियम कभी ड्रिंक और ये सब में बिजी रहते थे। तो शासन की जो बागडोर असली सत्ता थी वो ये कह सकते हैं हम कि नूरजहां के पास थी, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़े तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी निर्णय और सही निर्णय के लिए नूरजहां एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, यस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थी ये, एकदम इस बात को हमें याद रखना है। स्टेट अफेयर्स के बारे में क्या बेटर है, क्या डिसीजन बेटर रहेगा, वो यही लिया करती थी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, कौन ऑफिशियल्स होंगे, इस तरह से बिल्कुल ऐसे सभा में बैठा करती थी और अपने पतिदेव से बिल्कुल डिस्कस करती थी कि यार नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे इनको अपॉइंट करो। अब आप कहेंगे कि तो मैडम आज में होता है, आज में तो सभी घरों में होता है, उस समय सिर्फ जहांगीर के साथ हो रहा था ठीक है, उस समय सिर्फ जहांगीर को फॉलो करना पड़ रहा था नूरजहां को, और जहांगीर एक छोटी पोस्ट पे नहीं थे भाई, ही वाज द किंग एट दैट मोमेंट ऑफ इंडिया, तो नूरजहां वाज टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिम, लेकिन उस समय जरूरी भी था, क्योंकि अगर सिर्फ जहांगीर चलाते तो कैसे चलाते, वो तो एकदम बिजी रहते थे ना, मैंने आपको बताया। सो शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनको सिलेक्ट करना और उनको मेंटेन करना, ये सारी चीजें कौन कर रहा था? नूरजहां कर रही थी। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ था जनता के नाम से, ठीक है। जनता के नाम से एक ग्रुप बनाया था जिसमें उनके फादर, ठीक है, जनता में मिर्जा गयास, यस, मिर्जा गयास बेग थे, उनके फादर थे गयास बेग। उनके भाई थे साथ में आसफ खान, ठीक है, आसफ खान। और थर्ड नंबर थे प्रिंस खुर्रम, प्रिंस खुर्रम, ये उनके ग्रुप में थे। तो ये जो है अपने जनता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बहुत सही तरीके से अपना पॉलिटिकल ऑफिशियल्स जो है वो चला रही थी, ऑफिस चला रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में इनका क्या योगदान था? इनके आने से प्रमोशन हुआ था ट्रेड में, क्योंकि जब ये सारी चीजें मैनेज इतना बखूबी कर रही थी तो ऑटोमेटिकली ये भी था कि ट्रेड में भी इनका इम्फेक्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। नूरजहां encouraged trade and commerce, fostering economic prosperity within the empire because she knows if अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, डेवलप होना है, तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत बहुत जरूरी है। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको मिलेगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जिसमें बिशन दास के द्वारा बनाए गए पोर्ट्रे मिलेंगे, जहांगीर का पोर्ट्रे बनाया और नूरजहां ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह के मिलेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, ठीक है। चलिए, तो मिलिट्री स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। तो मिलिट्री कैंपेन में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, शी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। हाउ? एग्जीक्यूशन कैसे करना है मिलिट्री कैंपेन्स का, कहाँ पर मतलब रिवॉल्ट हो गया तो उसे कैसे मेंटेन करना है। जैसे खुसरो था, जो खुसरो था जहांगीर का बेटा, जो शाहजहां बाद में बनता है, उसने रिवॉल्ट कर दिया था, तो उसको कैसे मेंटेन करना है वो नूरजहां ने, मतलब कैसे टैकल करना है। फिर कल्चरल पैट्रोनेज में भी इनका हाथ बहुत मतलब बड़ा हाथ है। एक टॉम का नाम बार बार आता है, इदामुद्दौला, ठीक है, इतामद उद दौला। ये एक टॉम बनाई थी इन्होंने अपने पिताजी की याद में, ठीक है, 6 मंथ के अंदर बना दी थी, 6 मंथ या 6 ईयर्स लगा था कुछ, हाँ 6 ईयर सॉरी लगा था। ये टॉम बनवाई थी और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने पति जहांगीर की भी टॉम बनवाई है आगरा में। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको मिलेगा। इनके नाम से क्वाइन भी चलाए गए थे,
ठीक है, जहांगीर ने बड़े खुश होकर एक कॉइन चलाए थे जिसमें एक तरफ नूरजहां की तस्वीर थी, एक तरफ जहांगीर की तस्वीर थी। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंपीरियल इमेज में। ठीक है, पोर्ट्रेल ऑफ जहांगीर, हर इन्फ्लुएंस आल्सो एक्सटेंडेड, भाई इम्पैक्ट तो पड़ा है, पड़ेगा ही। जहांगीर के ऊपर पूरी तरह का प्रभाव नूरजहां का था, और उनके मतलब ये कह सकते हैं, अगर कोई ये कहेगा कि जहांगीर के अंडर भारत फला फूला, तो ये किसका प्रभाव है, ये नूरजहां का प्रभाव था। ठीक है, चलिए फटाफट कंक्लूजन पर आ जाते हैं। नूरजहां रिमार्केबल इन्फ्लुएंस इन मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स वाज अ टेस्टामेंट टू हर इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, पॉलिटिकल श्रूडनेस की बात हो रही है। सो हर टेन्योर सॉ अ फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। बिल्डिंग्स आप देखेंगे ना, आप सर्च करेंगे तो जहांगीर के लिए टॉम बनाना और ये बिल्डिंग बनवाना, ये सारी चीजें आपको मेंशन वहां पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मुगल साम्राज्य की अखंडता के लिए मराठा एक महत्वपूर्ण खतरे की तरह खड़े थे। मराठाओं के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन है, बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुगलों के लिए वो खतरा थे कैसे। तो चलिए देखते हैं मुगल यानी कि मराठास और मुगल्स के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। देखिए 1707 जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक तो कैसे भी करके मैनेज हो जाता था, क्योंकि तब तक हमारे शिवाजी ने भी उतना मतलब ये नहीं किया था, इतना बड़ा अटैक नहीं किया था, क्योंकि अभी तक वो अपने एरिया में ही अपना मैनेज कर रहे थे, छोटे थे तो सब अपनी तरफ का मैनेज कर रहे थे। लेकिन जब मुगल एम्पायर जो औरंगजेब है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद के जो राजा आते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो किसी भी मराठा को रोक पाए। ठीक है, क्योंकि मराठे ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ रहे थे। यदि आप यहाँ 1760 का ये वाला मैप देखें आंसर करने से पहले, तो आपको समझ में आएगा कि ये रही दिल्ली जहां पर मुगल राजा हैं, और ये कुछ और राज्य जो थोड़े फ्री हैं, ये पूरे सिख हो गए इस तरफ, और ये पूरा एरिया है मराठों के अंडर। ये एरिया पहले मुगलों के अंडर में ही है, ये जितने रीजन्स है ना ये मुगलों के अंदर जा चुके थे। लेकिन अब मराठाओं ने धीरे धीरे इस पे इतना इन्फ्लुएंस कर लिया था कि दो तरह के टैक्स इंपॉर्टेंट हो चुके थे, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर इन सभी रीजन से लिए जा रहे थे। और जबकि ये एरियाज मुगलों के अंडर थे, फिर भी इन एरियाज पे पॉलिटिकली कंट्रोल किनका हो गया था, मराठों का हो गया था। और हमारे क्वेश्चन का भी यही पूछा गया है कि किस तरह से मुगलों की इंटीग्रिटी पर ये खतरा थे। मराठा पावरफुल रीजनल पावर्स थे वेस्टर्न इंडिया के, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी थ्रेट थे मुगल इंटीग्रिटी के लिए 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, किस तरह से ग्रोथ ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, जैसे अभी हमने मैप में देखा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी। जब बहुत बोला जाता है ना तो वर्ड्स इस तरह से मिसस्पेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंशन कर रहे थे मराठास, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और उनका भी जो मोटिव था हम लोग कह सकते हैं कि वो भी भारत में पूरा राज करना चाहते थे। ठीक है, तो द मराठास एग्रेसिवली एक्सपेंड, वो एग्रेशन के साथ ही आगे बढ़ते थे। ठीक है, टेरिटरीज आगे जीतते जा रहे थे, and they had built a vast confederacy under leadership of शिवाजी and then later पेशवा। शिवाजी की डेथ होने के बाद जो उनके पुत्र थे वो तो कैद में थे, फिर उनके बाद जो उनके पोते आते हैं तो एक नया पोस्ट बनाया जाता है, पेशवा का पोस्ट, जो कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। उसी पोस्ट के अंदर सारे जो मराठास थे वो एकजुट होते हैं, और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते हुए एक्सपेंशन करते हैं अपना राज्य का, और पूरे भारत को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये मैप हम डिस्कस कर चुके हैं। इस मैप को आप 1760 में देख रहे हैं। जब यही मैप आप आगे चलकर 1780 या 90s के आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग पूरे इंडिया में मराठास डेवलप होते जा रहे थे। चलिए, चौथ एंड सरदेशमुखी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने टैक्स लगा दिए थे, और टैक्स किस पर, जो मुगल टेरिटरीज थे उन्हीं पर। और उसके बाद मुगल रेवेन्यू जो है वो जहां पे मुगलों ने अपना टैक्स लगाया हुआ है, सोचो उन्हीं से ये लोग चौथ और सरदेशमुखी ले रहे हैं, और वो वहां के लोगों को देना भी पड़ेगा, क्योंकि मराठों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा था। और मुगलों की उस समय थोड़ी सी हिम्मत कम हो रही थी, क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी तो वैसे ही टूट रही थी, क्योंकि वीक रूलर्स आ चुके थे और कोई सेंट्रल में पावर थी नहीं। ठीक है, रेड्स एंड इनकर्शन, ये रेड्स एंड इनकर्शन में गोरिल्ला वारफेयर आपको बार बार मिलता है। कुछ लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ये छुप कर वार करते थे, तो ये एक पैटर्न है गोरिल्ला वारफेयर।
ये हर एक युद्ध लड़ने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। ये अपने दुश्मनों को अच्छी तरह जानते थे कि हमारे दुश्मनों की सेना जो है वो लाखों में होती है और हमारी तादाद उतने में नहीं होती है। फिर भी युद्ध जीतना है तो कैसे जीते जाए, कि दुश्मनों को ऐसे रास्तों पे ले आओ, ऐसे पहाड़ी रास्तों पे ले आओ जहां पर वो ऊपर चढ़ चढ़ के युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लोगों को पता है कि कैसे चढ़ना है कैसे उतरना है, तो ये इजी रहेगा। इसी को गोरिल्ला वार कहा जाता है, जिसको शिवाजी ने स्टार्ट किया था। क्लियर? सो दिस पैटर्न अडेप्टेड बाय मराठास एंड दैट कॉल्ड इट गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, मेकिंग देम अ फॉर्मिडेबल फोर्स अगेंस्ट द मुगल्स। इनको ऐसे पैटर्न में हराना इम्पॉसिबल था। डेक्कन कैंपेन्स, Maratha leaders like Shivaji launched successful campaign in the Deccan, challenging Mughal control. औरंगजेब जब तक राजा नहीं बना था ना, जब तक उसने अपने आप को रूलर डिक्लेयर नहीं किया था, तब तक पूरा डेक्कन उसके अंडर में था, क्योंकि वो डेक्कन का ही गवर्नर था और वो बहुत ही सक्सेसफुली उसको मेंटेन भी कर रहा था। देन वो डिक्लेयर हो जाता है वहां पर रूलर। डिक्लेयर क्या होता है, वो अपने आप को ही राजा डिक्लेयर कर देता है, अपने सब भाइयों वाइयों को मारकर। तो उसके बाद डेक्कन की तरफ उसकी नजर हो जाती है, थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि अब उसको सेंटर में सबका ध्यान रखना है। तो इसी टाइम पर क्या होता है, मराठास जो है डेक्कन पर कंट्रोल अपना स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, वीकनिंग मुगल कंट्रोल, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड टेरिटरी। जी, ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरह से रेवेन्यू, जो टैक्स और टेरिटरी दोनों ही मुगलों के हाथ से धीरे धीरे छूटते जा रहे थे, क्योंकि कांस्टेंट रेट्स कौन कर रहा था, मराठास, और टैक्स कलेक्शन भी मराठास कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो जिनसे वो टैक्स ले रहे हैं, तो वो मुगलों को तो टैक्स अब देंगे नहीं, और अगर उनको मुगलों का टैक्स देना पड़ेगा तो वो फिर मराठाओं से कहेंगे कि भाई आप लोग डिसाइड करो हम किसको टैक्स देंगे। तो ऑटोमेटिकली उस रीजन का जो भी मतलब एरिया रहेगा या सुप्रीम जो भी रहेगा, उसको मराठा रूलर हरा देगा और प्रूफ करेगा कि अब आप चाहे चौथ और सरदेशमुखी हमें दीजिए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि मुगल अपने टेरिटरीज, अपने रीजन्स एक एक करके हारते जा रहे थे। Challenges in Deccan. The Mughal faced persistent resistance in the Deccan, leading to drained resources. तब डेक्कन में भी अब पूरी तरह से इनका पूरा सत्ता कायम हो रही थी। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, अब इन्होंने और भी क्या काम किया, धीरे धीरे इन्होंने रिश्ते बनाने शुरू किए। ठीक है, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस से बना रहे थे या दोस्ती से बना रहे थे। मराठा फॉर्म्ड अलायंसेस विद अदर रीजनल पावर्स लाइक राजपूत, और इनसे राजपूत पहले मुगलों की स्ट्रेंथ रहे थे, बट अब जब जो सेंटर में रूलर्स थे, जैसे अकबर जैसे रूलर थे, उनको पता था कि किस तरह से राजपूतों को मेंटेन करना है। बट आफ्टर अकबर जो रूलर्स आ रहे थे, दे वर नॉट रेडी टू इजिली मेंटेन रिलेशन विद द राजपूत। इवन हम देख सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे पीरियड में हम देखेंगे कि राजपूत बहुत नंबर जो है ज्यादा है उनके ऑफिस में, लेकिन जो सुपीरियर उनको जो पहले पदवी दी जाती थी अकबर के टाइम पर, वो अब पोस्ट नहीं मिल रही है उनको। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो अलायंसेस है वो मराठास और राजपूतों में ज्यादा हो रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं। डिक्लाइन मुगल अथॉरिटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर, धीरे धीरे जो मुगल अथॉरिटी थी, मुगल एम्पायर थे, उसके टुकड़े हो रहे थे, वो कम होता जा रहा था। ठीक है, द मुगल एम्पायर बिकेम इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे उनके आगे बच्चे, तो वो सारे आपस में झगड़ों में बिजी कि कौन राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे हम बनेंगे, इसको मार दो उसको हटा दो। तो मतलब ये जो फ्रेगमेंटेड था, सब बटा हुआ जो था, इससे मुगल जो है उनकी जो अथॉरिटी है वो कमजोर होती ही जा रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। आज जो नवाब बन रहा था, आज जो सुल्तान बन रहा था, वो नेक्स्ट ही कुछ टाइम के बाद उसको हटाकर या कोई षड्यंत्र रचाकर उसे हटा के किसी और को बना दिया जाता था। तो देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल व्यू। तो फिर ऐसे टाइम पर जब सेंट्रल कमजोर पड़ गया, तो मराठास जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते गए। तो कंक्लूजन क्या है, मराठों का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन था और उनकी जो एबिलिटी थी, उन्होंने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया और सक्सेसफुली चैलेंज किया, और यही थे उनकी की रीजन्स पोज्ड अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। देयर राइज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। सो क्वेश्चन कैन बी कम इन दिस वे कि कैसे मतलब मुगल पावर की जो पतन था उसके लिए मराठा उत्तरदायी थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप इस तरह के 3-4 क्वेश्चन भी आ गए तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला की प्रकृति समन्वयवादी थी, टिप्पणी कीजिए। मुगल आर्किटेक्चर वाज सिंक्रेटिक इन कैरेक्टर, कमेंट।
सिंपल सिंपल पूछा जा रहा है कि जो मुगल आर्किटेक्चर था उसका भारत के जो आर्किटेक्चर था उसके साथ जो कोलैबोरेशन होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले कुछ बिल्डिंग देखते हैं। ये देखिए, ये वाला बिल्डिंग जो पूरी तरह से पर्शियन आर्किटेक्चर है, ये वाला जो पूरी तरह से इंडियन आर्किटेक्चर है, और ये है कोलैबोरेशन जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर प्लस पर्शियन आर्किटेक्चर दोनों है। तो क्वेश्चन भी हमसे कुछ इसी तरह का पूछा गया है, तो चलिए आंसर करते हैं। Mughal architecture is renowned for its unique blend of indigenous Indian Persian and Islamic elements। दोनों मिलेंगे आपको, इंडियन एलिमेंट भी मिलेगा और उसमें पर्शियन एलिमेंट भी मिलेगा और इस्लामिक एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ये जो लंबे लंबे इस तरह से ये वाले लंबे लंबे जो है पिलर और ऊपर ऐसे गुब्बद जो है ये पर्शियन तरीके से लिए गए हैं। ठीक है, ये आर्क जो लिए गए ये सब पर्शियन तरीके से मेहराब लिया गया है। और आपको इस तरह के जो चौड़े ये सब मिलते हैं ये हमारे इंडियन कल्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो बहुत सारी चीजें इन दोनों के मेल से बनी है। चलिए की पॉइंट में चलते हैं। पर्शियन इन्फ्लुएंस का ब्लेंड और इंडियन इनोवेशंस दोनों मिलेगा। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर इनहेरिटेड एलिमेंट्स फ्रॉम पर्शियन आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ डोम्स, मिनारेट्स एंड इंट्रिगेट टाइल वर्क। ठीक है, आप कभी जब ये सारे बिल्डिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। आपको मेहराब किए हुए एंट्रेंस मिलती है, ऊपर गुबद मिलेगा, साइड में उसमें नकाशी भी मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। ये किसका इन्फ्लुएंस है, किसका प्रभाव है, ये पर्शियन प्रभाव है। और इंडियन इनोवेशन में आपको क्या मिलेगा, जैसे छतरी जो ऊपर डोम्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्नेट कार्विंग जो आपको खुदाई मिलती है बीच में। ठीक है, वो यहाँ पे मतलब जो पवेलियंस है उसके ऊपर। और सैंडस्टोन मिलेगा, रेड सैंडस्टोन, ये आपको इंडियन इनोवेशन से मिलते हैं जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस है। ठीक है, चलिए अब इन्फ्लुएंस होता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का कैसे। आप इस तरह के जो देखते हैं ना, कई आप इस्लामिक अगर आर्किटेक्चर देखते हैं या किसी भी इस तरह के टॉम में गए हों तो आप ऐसे अंदर में ऐसे महल देखेंगे, अंदर ऐसे बरामदा देखेंगे जिसमें इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड सिमेट्री है। मुगल स्ट्रक्चर ऑफन फीचर्ड सेंट्रलाइज्ड लेआउट इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल। ठीक है, इवान एंड कोर्टयार्ड डिजाइन, इस तरह के नए डिजाइन जो पोर्टिकोज हैं या इस्लामिक आर्किटेक्चर में कई बार मिलते हैं। देखिए, मुगल का भारत में आना और इतने सालों में बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाना, तो उसमें आपको पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पर्शियन इम्पैक्ट ही है। भारत और पर्शियन दोनों इम्पैक्ट का मिला जुला स्वरूप आपको यहाँ के आर्किटेक्चर्स में मिलता है। ठीक है, यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स, यस, रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल आपको यहाँ पर हर एक आर्किटेक्चर में मिक्स करके मिला हुआ भी दिखाई देगा। आप कुतुब मीनार देखेंगे नीचे से रेड है, ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो व्हाइट बनाए गए हैं। ठीक है, द मुगल्स फेवर्ड रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल बोथ विच वर रेडिली अवेलेबल इन द रीजन। जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट और ताजमहल यहीं पर इजीली उपलब्ध हुआ और बहुत आराम से बन भी गया। डेकोरेटिव आर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो कार्विंग और इनले वर्क पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। इस तरह का काम आपको कई जगह पर मिलता है। ठीक है, ताजमहल इसका प्राइम एग्जाम्पल है इस तरह की आर्टिसी का। इंट्रिकेटिव कार्विंग है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज किए गए हैं। आप जब वहां देखते हैं बिल्डिंग्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है तो ये सारी चीजें आपको ये सारे आर्किटेक्चर्स में मिलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एलिमेंट्स, अब हिंदू एलिमेंट्स क्या क्या मिलते हैं, एक तो छतरी और झरोका। ठीक है, छतरी और झरोका इस तरह के, जब आप राजस्थान की तरफ अगर जाते हैं तो वहां के जो महल आपको मिलेंगे वहां पर मोस्टली हवा महल हुआ या कोई और महल हुआ, उदयपुर के बीच में जो जल के बीच में जो महल है उसमें आपको इस तरह की छतरी मिलती है। तो ये झरोका और छतरियां जो थी ये फीचर्स हैं। ठीक है, और इस फीचर्स को यूज किया है मुगल आर्किटेक्चर में भी आपको इसका यूज मिलेगा। लिगेसी ऑफ अकबर आर्किटेक्चरल स्टाइल, अकबर के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में बहुत सारे आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स मिलते हैं क्योंकि वो ब्लेंड करते हैं अपने उनके आर्किटेक्चर में। आप जब इसके सीकरी के जो फतेहपुर सीकरी, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, चाहे वो पंचमहल है, चाहे बहुत सारे मतलब वहां पर टॉम बनाए गए हैं, जो उन सब की आप बनावट देखते हैं तो देखते हैं कि वो मिक्स्ड है, मतलब वो ब्लेंड है। पर्शियन, इंडियन, सेंट्रल एशियन सारे इन्फ्लुएंस आपको उसमें मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे, जब आप पर्सनली विजिट करेंगे तो उस समय देखेंगे कि वाकई ये ब्लेंड ही है भारत और पर्शियन आर्किटेक्चर का। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कि मुगल आर्किटेक्चर
सिंक्रेटिक करेक्टर इज अ टेस्टमेंट टू द डाइवर्स कल्चर, ठीक है, एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस दैट converged during the Mughal Empire. This fusion of styles and technique resulted in some of the most iconic architecture marvels. और उन मार्वल्स में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे इसमें एक और बहुत सुंदर बिल्डिंग है, यस, ये हुमायूं टॉप है आपका। हुमायूं टॉप एक बहुत ही विशाल, इसको अगर आप दूर से देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ताजमहल का रिजेम्बलेंस आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मतलब आर्किटेक्चर हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी में एक आपको बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है जो गुजरात विजय में अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो ये है आपके 8 वो क्वेश्चन जो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में मेंस क्वेश्चन में लिखना था हिस्ट्री का। इसके बाद आपको आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ ज्योग्राफी का पेपर, सो बी रेडी फॉर दैट पेपर ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई कमेंट है, कोई कुछ भी करेक्शन अगर आपको लगता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग, विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।